प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पोस्ट बॉक्स 111 आपको वो मंच देता है श्रोताओं, जिसमें आपके पत्रों के माध्यम से आप अपने विचार व्यक्त करते हैं उन मुद्दों के बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। ये वो मुद्दे होते हैं जो राष्ट्र के निर्माण में, समाज के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री इन बातों को अपने मन की बात के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। इनमें वो सारे मुद्दे शामिल होते हैं जो इस देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक हैं और आज जिस मुद्दे पर, जिस विषय को लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो है स्मार्ट सिटी मिशन। आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के माध्यम से भी और तमाम मंचों पर, तमाम माध्यमों से उन्होंने अपने स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को, उसकी अवधारणा को आप तक पहुंचाया है। हमारे मन में भी ये सवाल उठता है और हमारी भी ये इच्छा होती है कि हमारे देश में भी ऐसी स्मार्ट सिटीज हों जो विश्व स्तरीय हों, जो हम कह सकें कि किसी भी दुनिया के और शहर से और देशों के शहर से ये मुकाबला कर सकती हों। आइए आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और एक बार सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के उस अंश को जिसमें उन्होंने स्मार्ट सिटी की चर्चा की थी। देशवासियों, अभी हम लोगों ने 3 नई योजनाओं को लॉन्च किया, खास करके शहरी जनों के लिए। हमारे देश में करीब 500 छोटे मोटे शहर हैं। देश में दुनिया की बराबरी कर सके ऐसे स्मार्ट सिटी होनी चाहिए और दूसरी तरफ देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए अपना घर होना चाहिए और घर भी वो जिसमें बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, नज़दीक में पढ़ने के लिए स्कूल का प्रबंध हो। 2022 में जब भारत आज़ादी के 75 साल मनाएगा, हम देशवासियों को घर देना चाहते हैं। अमृत योजना के तहत हम हमारे शहरों को जीवन जीने योग्य बनाने के लिए बड़ा अभियान उठाया है। वेस्ट टू वेल्थ, कूड़े कचरे से में भी संपत्ति बन सकती है, फर्टिलाइजर बन सकता है, ईंटें बन सकती हैं, बिजली बन सकती है, गंदे पानी को भी शुद्ध कर करके खेतों में दोबारा उपयोग किया जा सकता है। उस अभियान को हमने आगे बढ़ाना है। इन 3 बातों को लेकर के एक बड़ी योजना को आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि शहरी जीवन में बदलाव लाने में ये सारी योजनाएं काम आए। तो स्मार्ट सिटी है क्या, इसकी अवधारणा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने की उत्कंठा हम सबको होगी और इसीलिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर जगन शाह साहब को। आपको श्रोताओं हम बताएं कि प्रोफेसर शाह निदेशक हैं राष्ट्रीय नगरीय कार्य संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त, एक ऑटोनोमस संस्था है जो शहरी विकास से जुड़े तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर सरकार को भी मार्गदर्शन देती है, नीति निर्धारण में अपनी सलाह देती है, जो विशेषज्ञ राय होती है वो उन तक पहुंचाती है। तो इस बारे में चर्चा के लिए प्रोफेसर जगन शाह स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो ये सवाल उठता ही है, सुनकर बहुत अच्छा लगता है प्रोफेसर शाह की स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं और भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा देश है, बहुत सारे शहर हैं इस देश में, लेकिन ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही आकर्षक लगता है जिससे प्रधानमंत्री महोदय ने दिया है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि स्मार्ट सिटी है क्या। देखिए, स्मार्ट सिटी के बारे में हम बात करते हैं तो लगता है कि जैसे कि कुछ एक आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की चीज है और एक फ्यूचरिस्टिक बात हो रही है जी। लेकिन स्मार्ट सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, जो भारत सरकार ने बनाया है, ये बहुत एक कॉमन सेंस लेवल की बात है। वो ये है कि हमारे शहरों में गंदगी है, यातायात के साधन ठीक से नहीं मिलते, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, उसके अलावा अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने पब्लिक स्पेस में, और अलग अलग किस्म की जो बेसिक सर्विसेज हैं वो लोगों को मिलती नहीं है। तो इन सब को एक साथ अगर कुछ एरियाज हम शहर के ले लें और एक साथ अगर हम इनको इम्प्रूव करते हैं, एक पूरा एरिया डेवलपमेंट करें, तो हमें नजर आएगा कि एक सुंदर और कन्वीनियंट सा शहर कैसा हो सकता है। और ये हमें देखने की ज़रूरत है। हम अक्सर हज़ारों रुपए दे के टिकटें खरीद के हम दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ जाके एक्सपीरियंस क्या करते हैं, हम सड़कों पे चलते हैं, वहाँ के पब्लिक स्पेसेस, प्लाजाज, पार्क्स, इन सब जगहों में जाके बैठते हैं, हम किसी के घर में नहीं जाते। तो क्यों हमारे देश में जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक स्पेसेस हैं, क्यों ये इम्प्रूव ना करें हम।
यही प्रश्नों को लेके स्मार्ट सिटीज मिशन बनाया गया और इसमें जोर दिया जा रहा है कि एक शहर में आप अलग अलग किस्म के एरियाज को उठाएं, जैसे कि शहर के बीचों बीच अगर लगभग 50 एकड़ की जमीन के ऊपर कोई एरिया है, उसको हम पूरा रीडेवलप करें। अच्छा। पुरानी इमारतें बनी हैं उनको हम रिप्लेस करें जी। शहर के अंदर लगभग 500 एकड़ की एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना बना हुआ है उस चीज़ को हम इम्प्रूव करें। शहर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स के ऊपर अगर 500 एकड़ की ज़मीन के ऊपर हम एकदम नया सा डेवलप करें स्मार्ट सिटी, तो इन सब चीज़ों से शहर में एक कॉन्फिडेंस बनेगा, शहर के एडमिनिस्ट्रेशन में, शहर की पब्लिक में, कि हम भी इस प्रकार की डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वो कॉन्फिडेंस बनने से बाकी सारे शहर के एरियाज को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसका। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री महोदय की अगुवाई में स्मार्ट सिटी का जो मिशन शुरू किया है, इसमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कौन कौन से शहरों को शामिल किया जाएगा, उसके लिए कोई न कोई निश्चित एक एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया बनाया होगा। तो आखिर क्या आधार है जिसके तहत 100 शहरों की चयन जो है इस मिशन के लिए किया गया है? इसमें कुछ बहुत सिंपल क्राइटेरिया रखे गए हैं। जैसे कि क्या म्यूनिसिपैलिटी ने अपने एम्प्लॉयज को पिछले 3 महीने सैलरी दी है, तो एक बेसिक जो फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका जी। तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप सैलरीज दे रहे हैं? फिर क्या आपने स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट्स बनाए हैं, कितने बनाए हैं, तो उसके जो टारगेट्स हैं वो आपने टारगेट्स को कैसे मीट किया है। तो इस टाइप के बहुत सिंपल से क्राइटेरियन के बेसिस पे राज्य सरकार इन शहरों को चुनेगी और फिर एक नेशनल लेवल कंपटीशन होगा जिसमें ये शहर शामिल होंगे और फिर उसमें कम्पिटिटिव बेसिस पे स्मार्ट सिटी मिशन का जो फंडिंग है वो उनको दिया जाएगा। जी। तो इसमें जैसे देश में लगभग 31% जनता जो है वो शहरों में रहती है और आकलन ये कहते हैं कि आने वाले सालों में अगर हम 2050 तक की बात करें तो शायद 60% जनता जो है शहरी क्षेत्र में रह रही होगी, या तो वो जो इस समय शहर है उनके अंदर रह रही होगी या जो कस्बे या टाउन है उनका एक्सपेंशन, उनका विस्तार होकर वो शहर के रूप में आ जाएंगे, वहां लोग रह रहे होंगे। तो भारत में जो शहरी विकास की एक अवधारणा रही है पिछले कुछ सालों में, हम बहुत पुरानी बात नहीं करते क्योंकि पुराने समय में हमें लगता है कि लोग बहुत समझदारी से अपने नगरीय जो व्यवस्था थी उसको बनाया हुआ था उन्होंने, लेकिन पिछले 50, 60 या 70 सालों के अंदर जो हमने शहरों का विकास किया है उनमें आप क्या क्या कमियां देखते हैं जिसकी वजह से स्मार्ट सिटी की या अमृत जैसे मिशन कार्यक्रम की जरूरत पड़ी? जैनेंद्र जी, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि हजारों साल पहले भी हम एक अर्बन सिविलाइजेशन हमारे देश में था। बिल्कुल। अगर आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करें, धोलावीरा अभी भी देखने को मिलता है, गुजरात में लोथल है और कालीबंगन है, ये सब साइट्स हम देखें तो चौकन्ने रह जाते हैं। बिल्कुल कि हजारों साल पहले कैसी योजना बनाई थी उन्होंने और शहर में रहने की योजना होती थी। उसके बाद मगध ले लीजिए, पाटलिपुत्र ले लीजिए, क्या क्या हमारे ऐतिहासिक ऐसे शहर हैं। लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन हुआ हमारे देश में, वो मॉडर्नाइजेशन यूजुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ होता है, तो जैसे फैक्ट्रीज बनी उसके साथ साथ शहरों का विकास हुआ, लेकिन ये जो विकसित हुए वो प्रॉपर प्लानिंग के बेसिस पे नहीं हुए, जो एक तरह से टाउन प्लानिंग जिसको कहते हैं। और आज हमारे पास जो शहर हैं वो एक बहुत ही आउटडेटेड टाउन प्लानिंग के सिस्टम के बेसिस पे प्लान किए गए हैं। ये टाउन प्लानिंग का जो सिस्टम है इसको भी हमें बदलना है, इसलिए स्मार्ट सिटीज मिशन में प्लानिंग के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। और प्लानिंग ऐसा, हम लेटेस्ट मैपिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। इस पे हमारे प्रधानमंत्री का भी बहुत जोर रहा है कि जो सैटेलाइट से हमें नजर आता है, जो आज अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो गूगल अर्थ से आप अपने घर को देख सकते हैं, तो जब पब्लिक भी इस टाइप का एक मैपिंग देख सकती है और उसके बेसिस पे समझ सकती है कि उनके शहर में कैसा लेआउट है, तो क्यों शहर के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो इस शहर का प्लानिंग इन टेक्नोलॉजीज के साथ क्यों नहीं करते? तो स्मार्ट सिटीज मिशन पे प्लानिंग पे बहुत जोर दिया गया है। और प्लानिंग योजना बनाने का जो एक साइंस है, इस पे हमने ज्यादा जोर नहीं दिया, इसको हमने बहुत निगलेक्ट किया है। प्लानिंग के जरिए ही हम सारी सर्विसेज, हमारी सारी जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, घर की ज़रूरत है, हमें एक कारोबार चलाने के लिए जगह चाहिए, हमें पार्क चाहिए, स्कूल चाहिए, इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, इन सब को जोड़ के शहर बनता है जी। इन सब को जोड़ने का जो योजना बनानी पड़ती है जोड़ने के लिए, वो योजना पे हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया।
ज़्यादातर हमने सिर्फ एक प्लानिंग इस लेवल पे छोड़ दिया कि हमने एक नक्शा बनाया और उस पे कहा कि यहाँ पे घर होंगे, यहाँ पे स्कूल बनेंगी, लेकिन वो कैसे बनेंगी, उनका बुनियादी सर्विसेज के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये नहीं हमने देखा। और उसमें हमने बाद में भी शायद इस चीज़ को बहुत एहतियात से समझने की या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि क्या वैसा हो भी रहा है या उसमें भी अतिक्रमण, इलीगल जो बिल्डिंग्स हैं, तमाम इंक्रोचमेंट्स हैं, उसकी वजह से वो भी व्यवस्था और वो जो एक सिस्टम बना था वो भी बिगड़ जाता है। इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा जो शाह साहब मुझे लगता है कि भुगतना पड़ता है वो है शहरों में बढ़ता हुआ ट्रैफिक कंजेशन। इतनी भीड़ भाड़ हो गई है, अव्यवस्थित हो गई है, और इसकी वजह से जो प्रदूषण है, अब दिल्ली इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है जिसको हमें ये बताते हुए और बात करते हुए इस बारे में अफसोस होता है कि दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है, लेकिन यहाँ रहने की मजबूरी है या जरूरत है। तो ऐसे में प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है और इन सब चीजों से छुटकारा तभी मिल सकता है शायद जब हम एक बार फिर से उस बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से शहर के विकास की तरफ ध्यान दें। लेकिन एक गीत याद आता है, प्रदूषण की जब बात चली कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। क्योंकि चाहे वो रोड रेज हो, चाहे वो परेशानी हो, तनाव हो, बीमारियां हो, उसकी वजह से इन सबको लेकर कहीं ना कहीं बाहरी जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं या कारण हैं, वो हमारे शरीर, हमारी सोच सब पर असर डाल रहे हैं और समाज पर भी उसका असर पड़ रहा है अंततः, और पूरा हमारा समाज जो है वो दूषित या प्रदूषित हो रहा है। तो आइए पहले इस गीत को सुनते हैं और उसके बाद महसूस करते हैं कि आखिर हमारे सामने एक चुनौती कैसी है और कैसे हम आगे बढ़ें ताकि हम बेहतर कल की तरफ बढ़ सकें, शहर में अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में एक स्वस्थ जीवन और सार्थक जीवन और सुखी जीवन जीने की रास्ता हमें मिल सके। तो पहले सुनते हैं ये गमन फिल्म का गीत। आपको याद होगा सुरेश वाडेकर ने इस गीत को गाया है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन।
परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और इस कार्यक्रम में आज प्रोफेसर जगन शाह, निदेशक राष्ट्रीय नगरीय कार्य संस्थान, हम सबके साथ हैं स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की, हम बात कर रहे हैं अमृत की भी, और अमृत के साथ साथ शहरी विकास से जुड़े उन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात के माध्यम से भी और तमाम अन्य मंचों पर आप सबके साथ साझा किया है। प्रोफेसर शाह, जो स्मार्ट सिटी है उसकी हमने बात की, इसके अलावा साथ ही साथ इसी से जुड़ी हुई चीज एक अमृत भी है जो कि शहरी विकास से ही जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री महोदय ने जैसे ये लक्ष्य रखा है कि 2022 तक जब देश जो है वो अपनी आजादी के 75वां साल मना रहा होगा, तब तक शहरों में हर गरीब को रहने के लिए घर उपलब्ध कराया जा सके। तो ये क्या सब चीजें मिलीजुली एक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश है? ये स्मार्ट सिटीज मिशन जो है वो एक तरह से एक अम्ब्रेला मिशन है। अच्छा। वो मिशन ऐसा है कि जिसमें प्लानिंग के जरिए हम शहरों को जीवन जीने योग्य बनाएं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जीवन जीने योग्य होने चाहिए हमारे शहर, तो इनमें बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, इनमें सबके लिए घर होना चाहिए। लेकिन बुनियादी सुविधाएं, घर और बाकी जो भी फैसिलिटीज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए और कारोबार करने के लिए कमर्शियल स्पेस होती है, इन सब को अगर हम जोड़ें तभी जाके शहर बनता है। तो सिर्फ बुनियादी सुविधाओं से शहर नहीं बन सकता और सिर्फ घरों से नहीं बन सकता। तो इन सब को जोड़ना, कैसे जोड़ना, ये स्मार्ट सिटी मिशन में पब्लिक तक एक तरह से एक स्कीम और एक मैकेनिज्म और एक स्ट्रैटेजी पब्लिक तक पहुंचाएंगे हम स्मार्ट सिटीज मिशन में। जी। इसमें दो चीजें बहुत अहम हैं। एक तो है कि गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स हैं, मान लीजिए आपने कहा था एनवायरनमेंट के बारे में, हम शहर में रहते हैं, पोल्यूशन बहुत है जी। नॉर्मली जो शहरी विकास मंत्रालय है वो पोल्यूशन के मुद्दों को नहीं देखता था, वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री देखती थी। लेकिन अब हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन ऐसा है कि स्मार्ट सिटीज जो हम सोच रहे हैं उसमें पोल्यूशन के इश्यूज को भी लिया जाए, हाउसिंग से जुड़े हुए इश्यूज को भी लिया जाए, सोशल और इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके भी इश्यूज को हम योजनाबद्ध बनाने में उसका योगदान होना चाहिए। हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं सोसाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर, सेंसस भी कलेक्ट करता है, दूसरे भी डिपार्टमेंट्स कलेक्ट करता है डेटा, उन डेटा को हम कभी एक्चुअली देखते नहीं हैं। और एक चीज़ ये भी लगती है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट को ठीक नहीं कर पाते, परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं कर पाते, तो उससे पोल्यूशन होता है। अगर अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हम प्रॉपर अगर उसको चैनलाइज नहीं कर पाते, उसको एक सही डिज़ाइन के जरिए हम नहीं करते, तो भी प्रदूषण होता है। सीवरेज की समस्या है, उससे भी प्रदूषण की दिक्कत आती है, या सैनिटेशन की। तो ये सब चीज़ों को जिस तरह से अगर आप कह रहे हैं कि अगर हम साथ मिला के उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के अगर हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो शायद हम टोटलिटी में उस लक्ष्य को पाने में सफल हो गए। बिल्कुल सही बात। और वो जो लक्ष्य है वो पब्लिक के साथ बैठ के वो लक्ष्य बनाया जाएगा। हर एक शहर में एक पहचान होती है उस शहर की जी। उस पहचान को बनाए रखने में और उस पहचान के बेसिस पे उस शहर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो लक्ष्य जो है वो पब्लिक ही डिसाइड करेगी। ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि शहरों की अपनी पहचान भी बनी रहनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो बहुत ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, या अगर हम रोजगार के नज़रिए से भी देखें या उस तरह के लघु उद्योग के नज़रिए से, या हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम, या इस तरह की तमाम ऐसी ऐसी कलाएं हैं पारंपरिक जो उन शहरों के साथ जुड़ी हुई है, तो वो पहचान ज़रूर बनी रहनी चाहिए। इसमें एक चीज़ प्रोफेसर शाह, जिस तरह हम कहते हैं, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि ये सिर्फ जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या संस्थागत ढांचा है सिर्फ उतने तक की ही बात नहीं है। इसमें आप सामाजिक जो आयाम है उसको भी शामिल करेंगे, सांस्कृतिक आयाम है उसे भी शामिल करेंगे, और आर्थिक तो है ही है। इस तरह से क्या आर्थिक विकास को एक गति दी जा सकती है? क्योंकि शहरों को कहते हैं कि ये शहर तो विकास का इंजन है किसी भी देश और किसी भी समाज के लिए। जी जरूर। और ये सारे जो हमारे अर्बन मिशंस हैं, ये सारे आर्थिक विकास की तरफ हमारी नजर है जी। कि गरीबी हटे हमारे देश में। अगर हमारे शहर का विकास होगा तो शहरों में तो हजारों लोग हर रोज माइग्रेंट्स आते हैं, तो वो गरीब बन के ना रहें, उनको स्लम्स में ना रहना पड़े, उनको अपना घर मिले और घर में सारी सुविधाएं हों। तो इसके लिए आर्थिक विकास बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बात आ जाती है कि हम अभी तक शहरों को ऐसे सोचते थे कि सिर्फ ये एक ज़मीन बांटने का एक तरीका है कि योजना बनती है तो ज़मीन कैसे बांटी जाए, वो हम करते हैं योजना में। अब हम ये सोच रहे हैं कि ज़मीन का इस्तेमाल ऐसे हो
कि आर्थिक विकास हो और लोगों को सुविधाएं मिले और लोगों को एक तरह से एक एनवायरनमेंट मिले। सिर्फ सुविधाएं की बात नहीं है, जैसे अमृत मिशन है, इसमें हम पार्क्स और प्लेग्राउंड्स के ऊपर भी जोर दिया जाए। अच्छा, आपने अमृत मिशन की बात की, इसी से जुड़ी हुई चूंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने शुरू की है, मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा और श्रोता भी मुझे लगता है ये जानने की उत्सुकता होगी कि जैसे स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का है, हृदय की अवधारणा है, हृदय भी शहरी विकास से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई चीज़ है, तो ये तीनों किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है और ये हृदय जैसे है उसकी अवधारणा क्या है? हृदय मिशन में हमने जो हमारे सामाजिक जो कल्चरल जो एसेट्स हैं हमारे, कल्चरल हेरिटेज है हमारा, और वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों किस्म का होता है। जैसे कि कुछ तो हमारे पुरातत्व होते हैं, वो टेंजिबल होते हैं, और मंदिर मस्जिद ये सब हमारे टेंजिबल हेरिटेज कहलाते हैं। उसके अलावा हेरिटेज ये भी होता है कि संगीत है और हमारे रहन सहन के अलग अलग ढंग हैं, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं और कल्चरल बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, ये सारा आता है हेरिटेज में। हृदय मिशन का उद्देश्य ये है कि हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है हमें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम विकसित करें। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक मंदिर है तो उसके आसपास जो एरिया है वो साफ सुथरा रहे, ये ज़रूरी नहीं है। वो तो आमतौर पे हम देखते हैं कि गंदगी बहुत रहती है, मंदिरों के आसपास भी गंदगी रहती है। तो मंदिरों के आसपास का एरिया सही तरीके से साफ होना चाहिए, वहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए, पीने का पानी लोगों को मिलना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो हृदय स्कीम में लिया जा रहा है, और हृदय स्कीम अभी फिलहाल 12 शहरों के लिए है। अच्छा, तो वो आगे विकसित होगी, लेकिन अभी तो हम सिर्फ 12 शहरों में काम कर रहे हैं। तो उन 12 शहरों में आप उसी तरह की सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं जो आमतौर पर अमृत के अंतर्गत भी हो सकती है, स्मार्ट सिटी का भी हिस्सा हो सकती है, लेकिन अभी 12 चुने हुए शहर इस तरह के। प्रोफेसर शाह, एक चीज़ महसूस होती है कि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों की तरफ आते हैं और वो गति हमेशा बढ़ती ही रही है, बल्कि आने वाले दिनों में तो और भी तेज़ गति से लोगों का आना शहरों में हुआ, क्योंकि एक रोजी रोटी उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। काम नहीं मिलता तो लोग शहरों में आते हैं इस उम्मीद में कि वो कुछ कमाई कर पाएंगे घर का और अपना पेट पाल सकेंगे, लेकिन उसकी वजह से शहरी जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुविधाएं, उस पर बहुत बड़ा बोझ भी पड़ता है उसकी वजह से। लेकिन आप इस चीज़ को रोकना असंभव सी बात है, क्योंकि हर आदमी का अधिकार है कि वो कहीं भी अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो क्या इससे स्मार्ट सिटी या अमृत परियोजना के माध्यम से इस बात को, उस दबाव को हम निजात पा सकेंगे, उससे हम आगे निकलकर शहरों को बेहतर व्यवस्थित कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर एक तरह से देखें कि अगर हमारे पास घर में पानी की सुविधा ना हो, पीने का पानी ना हो या नहाने का भी पानी ना हो मान लीजिए, और आमतौर से हमारे फैमिलीज़ में अक्सर जो औरतें होती हैं अगर वो वर्किंग नहीं है तो फिर वो पानी लेने जाती हैं, कहीं से पानी लेके आती हैं, उनका समय जाता है उसमें, तो वो दूसरा कारोबार नहीं कर सकती। तो बुनियादी सुविधाओं का हमारे आर्थिक स्टेटस के साथ भी एक बहुत अहम रिलेशनशिप है जी। तो सुविधाएं पहुंचाना तो एक बेसिक बात है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में हमें सैनिटेशन प्रोवाइड करना है, और वो भी 2019 तक। हमें सिर्फ 5 साल में पूरे देश में ओपन डेफिकेशन को खत्म करना है। सबके पास टॉयलेट का एक्सेस होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, और इससे हमारे पूरा जो माइंडसेट है हमारा बदल सकता है। एक सामाजिक परिवर्तन आएगा इसमें से, अगर हम ये समझ लें कि हम जो गंदगी पैदा करते हैं वो अगर हम साफ नहीं करते तो कोई और साफ करेगा। उसको साफ करने में उसका समय जाएगा, उसको उसके हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, और शायद उसको दूसरे काम नहीं मिलेंगे अगर वो सफाई का। और इसकी वजह से बीमारियां और ये तमाम चीज़ें तो होती हैं, तो ये तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि इससे हम दूर रहें। और बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर के शहरों को लेकर इतनी संजीदगी से सरकार जो है इसको बहुत गंभीरता से सोचते हुए एक टारगेट फिक्स करके उस काम को अंजाम देना चाहती है और लक्ष्य तक पहुँचाना चाहती है। और हम भी श्रोताओं बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जब प्रोफेसर शाह से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि शहरों की अपनी पहचान के साथ इस विकास को हमें आगे बढ़ाना है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनकी अपनी कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर है, और याद होगा आपको कि फिल्मों में भी ऐसे बहुत सारे गीत शाह साहब हमने सुने हैं जो शहरों की अपनी खासियत का जिक्र करते हैं। और ख़ासतौर पर एक गीत याद आता है, प्राण जाए पर बचन न जाए, फिल्म आई थी, इसमें ओपी साहब का म्यूजिक था। तो उसमें आशा जी ने एक गीत गाया था कि बीकानेर की चुनरी ओढ़ूं, लहंगा पहना जयपुर
जयपुर का। तो इस गीत में बहुत सारे ऐसे शहरों का जिक्र है जो वहाँ की खासियत का बयान करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात होगी और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी थाती है, विरासत है ये शहरों की, जो ये पहचान है जिसकी वजह से बनी है, तो उनको भी सहेज कर हमें रखना ज़रूरी है। स्मार्ट सिटी हो, अमृत हो, हृदय हो, और हृदय तो खासतौर पर इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है। तो उस गीत को श्रोताओं को सुनवाते हैं और फिर लौट कर आते हैं। बीकानेर की चुनरी ओढ़ी, लहंगा पहना जयपुर का, हाथ में चूड़ी फैजाबादी और मेरठ का गजरा डाल के, तेरे दिल पर मैं नाचूं गजरा डाल के, तेरे दिल पर मैं नाचूं। बीकानेर की चुनरी ओढ़ी, लहंगा पहना जयपुर का, हाथ में चूड़ी फैजाबादी और मेरठ का गजरा डाल के, तेरे दिल पर मैं नाचूं गजरा डाल के, तेरे दिल पर मैं नाचूं। डाल के, तेरे दिल पर मैं नाचूं। बीकानेर की चुनरी ओढ़ी, लहंगा पहना जयपुर का, हाथ में चूड़ी फैजाबादी और मेरठ का गजरा डाल के, तेरे दिल पर मैं नाचूं। बीकानेर की चुनरी ओढ़ी, लहंगा पहना जयपुर का, हाथ में चूड़ी फैजाबादी और मेरठ का गजरा डाल के, तेरे दिल पर मैं नाचूं गजरा डाल के, तेरे दिल पर मैं नाचूं। श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और हम आज बात कर रहे हैं प्रोफेसर जगन शाह साहब से स्मार्ट सिटी या शहरों के विकास से जुड़ी अन्य जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, उनके बारे में। एक बात शाह साहब बहुत महत्वपूर्ण है, आपने बीच में इसका जिक्र भी किया कि सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करेगी, लेकिन लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और लोगों की भागीदारी में बहुत सारे समूह हैं
और ख़ासतौर पर आज जिस तरह से विकास की इबारत जो हम लिख रहे हैं उसमें निजी क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अकेले सरकार सारे संसाधन जुटा के ये कर पाए ये भी एक बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से और से कटौती करनी पड़ती है। तो ऐसे में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका, जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसकी भी कोई भूमिका इसमें निर्धारित की गई है? जी, स्मार्ट सिटीज मिशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट की जो फंडिंग है वो शायद जो प्रोजेक्ट्स की ज़रूरतें हैं उसका एक भाग रहेगा, मगर ये पूरा जो फंड की ज़रूरत है, जो पूरा बजट होगा वो गवर्नमेंट फंड से नहीं आएगा। इसमें एक असूल भी छुपा हुआ है जी। कि अगर शहर का विकास करना है तो शहर में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहाँ की इंडस्ट्रीज में, वहाँ के बिजनेसेस में, तो इन सब की भूमिका होनी चाहिए उस शहर के विकास में भी। सिर्फ आप बिजनेस तक सीमित ना रखें, आप शहर के विकास में भी इन्वेस्टमेंट दें। और ये ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप रिटर्न्स नहीं लेंगे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रिटर्न नहीं होता ऐसी बात नहीं है, ये चैरिटी की बात नहीं है, लेकिन शहर के विकास को भी एक बिजनेस के तरीके से आप देखें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज़्यादा सुदृढ़ हो सकती है और इससे शहरों का विकास ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इसमें। और अगर निजी क्षेत्र या कॉर्पोरेट सेक्टर इसको इन योजनाओं को लेता है जो वो करना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा कुशलता के साथ उसको वो चला भी पाएंगे, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था में कई तरह की अड़चनें जो मानी जाती हैं कि आ जाती हैं, तो कम से कम निजी क्षेत्र में वो चीज़ें नहीं होंगी। और इसमें कई क्षेत्र तो ऐसे हैं शाह साहब, जैसे मान लीजिए ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, इसमें बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है निजी क्षेत्र की। जी बिल्कुल। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें प्रॉफिट भी बन सकता है जी। ये तो हम जानते हैं। कल ही हमें सुनने को मिला कि एक लैंडफिल साइट थी एक शहर में और किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं सारा कचरा क्लियर कर दूंगा, और उसने करोड़ों कमाए उसमें से जी। जो उसमें से प्लास्टिक निकला और कपड़ा निकला और पेपर में निकला, सभी चीजों का एक तरह से एक वैल्यू होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर बहुत जोर दिया है, तो वेस्ट टू वेल्थ सॉल्यूशंस जो हैं वो भी स्मार्ट सिटी की योजना में शामिल किए जाएंगे। अब इसी बात पे मैं फिर से जोर देना चाहता हूं कि योजना बनाने में हम जिस हद तक एंटिसिपेट कर पाएं हमारे सारे प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा स्मार्ट सिटीज मिशन बनेगा। और इसमें पब्लिक की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि पब्लिक सिर्फ एक व्यूअर नहीं है, वो खड़ा होकर देख नहीं रहा, उसको शामिल होना उसमें, वो यूजर भी है और वो एक इन्वेस्टर भी है और लाभार्थी भी है, क्योंकि फायदा भी उसी को होना है, लाभार्थी भी है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें और अपनी भूमिका को उसमें अदा करें। वैसे हमें लगता है जो श्रोता पत्र लिखते हैं मन की बात के सिलसिले में, उनके पत्रों से ये बात तो समझ में आती है कि श्रोता इस बार इन बातों को लेकर बहुत जागरूक हैं। जिस तरह से एक धर्मेश टाक हैं बीकानेर राजस्थान से, इन्होंने पत्र लिखा है। बीकानेर में महादेव मंदिर है, वहीं पास में इनका घर है। जो आपने भी बात की, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लाभ ले सकते हैं निजी क्षेत्र के लोग या जो भी उसका इस्तेमाल करना चाहे, उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि उस कूड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके से उपयोग में लिया जाए और उससे बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है और पावर सेक्टर में ऊर्जा की खपत में भी हमें राहत मिलेगी। एक चीज़ और इन्होंने लिखी है कि शहरों की सफाई जो है वो रात को की जानी चाहिए, ताकि सफाई कर्मी भी आराम से और अच्छी तरह से गंदगी को साफ कर सके। और एक चीज़ और भी देखने में आती है कि जब पीक टाइम होता है, लोगों के आने जाने का समय होता है, उस समय अगर सड़कों पे झाड़ू लग रहा है या सफाई हो रही है तो उससे असुविधा भी होती है बहुत सारे लोगों को। तो ये बात इन्होंने लिखी है। लेकिन स्मार्ट सिटी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में ये लिखते हैं कि बिजली, पानी, सड़कें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी इमारतें, रंग रोगन की हुई दीवारें, किसी भी जगह विज्ञापन के कागज़ या अखबार दीवार को गंदा न करे, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है, यानी इन्हें लगता है कि ये स्मार्ट सिटी की एक छवि बनाती हैं। और ऐसा हो तो बहुत अच्छा रहेगा आने वाले दिनों में। हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो। और स्मार्ट सिटीज मिशन पे गवर्नेंस के ऊपर भी बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि शहर को मैनेज करने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी समझना है, जैसे धर्मेश जी ने लिखा है, वैसे ये सारी जो सुविधाएं हैं और सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इसको डील करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो इन सब चीज़ों को सोचे और ऐसा ना समझे कि कोई भी एक समस्या छोटी है।
उनके लिए। जी, क्योंकि ये जो बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं, चाहे पीने का पानी है शहर में, एक कुशल और अच्छी पहुंच वाला जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सड़क है, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या शहरों में मिलती है, इन सब से छुटकारा मिले, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक बात इन्होंने बड़ी रोचक लिखी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री महोदय जब भी कुछ बात कहते हैं बड़ी गंभीरता से उसको सुनते हैं। धर्मेश जी लिखते हैं कि मैं स्मार्ट सिटी को लेकर अपने एक सुझाव व्यक्त करना चाहता हूं। एक स्मार्ट सिटी में अगर सफाई ना हो तो उसका स्मार्ट कहलाना व्यर्थ है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी आप स्वयं कहते हैं कि जहां वाईफाई हो वहां सफाई भी हो। तो सफाई अभियान का आगाज तो हो गया, लेकिन इस अभियान को अंजाम कैसे दिया जाए, इसकी रूपरेखा को लेकर मेरे मन में दुविधा है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि, और मैं अपने स्तर पर कोशिश भी करता हूं कि लोग जागरूक हों और स्वच्छता को एक बहुत बड़ा लक्ष्य मानकर उसको सब लोग जुट जाएं उसको पाने में। और निश्चित रूप से जो स्मार्ट सिटी की अवधारणा है उसमें सफाई एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसकी है, और सफाई से जुड़ा हुआ जो प्रदूषण का फैक्टर है वो भी, उससे भी छुटकारा हमें मिलेगा। जी, तो आइए श्रोताओं, आमतौर पर दिल्ली को लेकर चर्चा तो ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर, प्रदूषण को लेकर, या तमाम जो भीड़ भाड़ है, बढ़ती जनसंख्या है, सुविधाओं की कमी है, इन सब को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। दिल्ली की गलियों में घूमते फिरते हम अपने पुराने अतीत को तो देखते हैं, लेकिन बहुत सारी असुविधाओं से भी हमें दो चार होना पड़ता है। एक गीत डोली फिल्म आई थी शाह साहब, 1947 में ये फिल्म आई थी, बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन उसका गीत बड़ा अच्छा, और उस समय इस तरह का गीत बना और बुना जाता था, ये भी हैरानी होती है। जीएम दुरानी और जोराबाई अंबालवी ने इस गीत को गाया है कि दिल्ली की गलियों में जिया ना लगे, मैं तो देखूंगी बंबई। तो इस गीत को श्रोताओं को सुनवाते हैं, इस बहाने कम से कम दिल्ली और बंबई की तुलना भी हो जाएगी कि दोनों शहरों में अपनी अपनी क्या खास बात है, और उसके बाद फिर लौट कर आते हैं अपनी इस बातचीत के लिए। दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की गलियों में जिया नहीं लगे, वो जिया नहीं लगे, मैं तो देखूंगी बम्बई, मैं देखूंगी बम्बई, मैं तो देखूंगी बम्बई, मैं देखूंगी बम्बई। वादा करके हो वादा करके बीत गए हैं मार्च, अप्रैल और मई, मैं तो देखूंगी बम्बई, मैं तो देखूंगी बम्बई, मैं देखूंगी बम्बई। अरे दिल्ली ना छोड़िए तो अपना है देश, चले हम बम्बई वहाँ देखेंगे देश। यहाँ दिल के तमाशे, यहाँ नैनों के खेल, यहाँ दिल के तमाशे, यहाँ नैनों के खेल, यहाँ कुतुब साहब की लाट, वहाँ दादर और परेल, यहाँ कुतुब साहब की लाट, वहाँ दादर और परेल। मिल जाएंगे हो मिल जाएंगे नगरी में तेरे जैसे कई, मैं तो देखूंगी बम्बई, मैं देखूंगी बम्बई, मैं तो देखूंगी बम्बई, मैं देखूंगी बम्बई। यहाँ सखियाँ भी है, तोरी मैया भी है, ओ यहाँ सखियाँ भी है, तोरी मैया भी है, यहाँ तोरी नदिया का भैया भी है, यहाँ तोरी नदिया का भैया भी है। वहाँ इज्जत भी है और रुपया भी है, वहाँ इज्जत भी है और रुपया भी है, वहाँ पैदल भी है और सुरैया भी है, वहाँ पैदल भी है और सुरैया भी है। क्या करूँगी हो क्या करूँगी दिल्ली में मैं, ये मैं तो देखूंगी बम्बई, मैं देखूंगी बम्बई, मैं तो देखूंगी बम्बई, मैं देखूंगी बम्बई। दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की गलियों में जिया नहीं लगे, वो जिया नहीं लगे, मैं तो देखूंगी बम्बई, मैं देखूंगी बम्बई, मैं तो देखूंगी बम्बई, मैं देखूंगी बम्बई। श्रोताओं, पोस्टबॉक्स नंबर 111 में प्रोफेसर जगन शाह से आज हम बातचीत कर रहे हैं शहरी विकास से जुड़े उन तमाम मुद्दों के बारे में जो स्मार्ट सिटी
अमृत या हृदय से जुड़ी हुई हैं। और आपके पत्र भी कुछ हैं जो हम शामिल करेंगे, लेकिन एक उत्कंठा या सवाल या संशय मन में जरूर है शाह साहब कि भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में इन योजनाओं को शुरू किया है और बहुत संजीदगी से और बड़ी तत्परता के साथ इस पर काम चल रहा है। लेकिन सिर्फ भारत सरकार ही क्या अकेले सक्षम होगी इस बात के और इस लक्ष्य को पाने में? क्योंकि इसमें राज्य सरकारें, इसमें स्थानीय निकाय जिसमें कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं या म्युनिसिपल कमेटीज या दूसरे और तमाम जो निकाय हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका तालमेल या इसको कैसे संतुलित करके वो अपनी भूमिका को बेहतर कर सकते हैं? जैनेंद्र जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो किसकी रहेगी सबसे ज़्यादा। हाँ। भारतीय संविधान में अर्बन डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राज्यों को दी गई है जी। तो सबसे बड़ा इसमें जो चुनौती है वो राज्य सरकारों के सामने है। भारत सरकार राज्यों को हेल्प कर सकती है, उनको अलग अलग किस्म के कैपेसिटी बिल्डिंग के सपोर्ट दे सकती है, लेकिन और उनका काम मार्गदर्शन करना है राज्य। हाँ, मार्गदर्शन भी दे सकती है, जी। लेकिन काम राज्यों में करना है और राज्यों को अपने शहरों के साथ करना है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनके साथ, म्युनिसिपैलिटीज के साथ। जो एक तरह से कहा जा सकता है कि सारा एक्शन जो है वो स्टेट्स में रहेगा, भारत सरकार उसको सपोर्ट करेगी। तो राज्यों को इसके बारे में सोचना है कि राज्य की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनके जो शहर हैं वो कितना योगदान देते हैं। और हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हमारे देश का जीडीपी है उसका लगभग 60 से ऊपर % योगदान है शहरों का। बिल्कुल। तो वो राज्यों को भी लागू होता है। तो राज्यों के अंदर जो शहर हैं वही वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्ट किया जाए, ये राज्यों को सोचना है। लेकिन राज्य तभी सोचेंगे जब एक तरह से वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम में अवेयरनेस आएगी, पब्लिक में अवेयरनेस आएगी कि हमारे शहरों का विकास होना चाहिए। तो वो एक तरह से एक ग्रास रूट से उठने वाली आवाज़ भी है, और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक आवाज़ ऑलरेडी उठ चुकी है। और जिस तरह से आपने ग्रास रूट लेवल की बात की या ज़मीनी स्तर पर लोग इस बात को लेकर जागरूक हों, जनमत और एक दबाव इस तरह का अगर वो बना पाते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या कोई भी व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से उसको मानना पड़ता है। और ये तो इसलिए मूलतः जो स्थानीय लोग या ज़मीनी स्तर पर जो लोग रह रहे हैं सीधे जुड़े हुए, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी इसमें। और हमें लगता है कि सबको मिलकर उसी तत्परता के साथ इस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। एक जो आपने शुरू में ही चर्चा हमने की थी कि स्मार्ट सिटी के लिए जिनका चयन होना है, सिटीज का या जो भी शहर है उनका चयन होना है, उसके लिए कुछ एक निर्धारित रूपरेखा बनाई गई है, क्राइटेरिया बनाया गया है। तो ये डॉक्टर आर के बंसल है हमारे एक श्रोता, उन्होंने ये लिखा है कि स्मार्ट सिटी का चयन करते समय अयोध्या जैसे शहरों पर भी विचार करना चाहिए। उनको लगता है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का शहर है ऐसे शहर, लेकिन मुझे लगता है आपने चर्चा भी की कि ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो शहर की पहचान जरूर है, और अयोध्या तो सारी दुनिया में मशहूर है जी। लेकिन अयोध्या का जो म्युनिसिपैलिटी है वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर रही है कि नहीं, ये हमें देखना है। इसमें हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे कि अयोध्या इम्पोर्टेंट है कि नहीं, वो जरूर इम्पोर्टेंट है। शायद हो सकता है कि कल को हृदय स्कीम 12 शहरों से और शहरों को अगर कवर करेगी तो शायद उसमें अयोध्या भी शामिल हो सकता है, क्योंकि वो हृदय से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के हृदय से जुड़ा हुआ है। लेकिन म्युनिसिपल लेवल पे उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बेसिस पे हमें स्मार्ट सिटीज का चयन किया जाएगा। तो वो दो चीजें अलग हैं, हमें रैशनैलिटी भी रखनी है और एक तरह से एक इमोशनल और वो बॉन्ड जो है हमारा वो भी रखना है। शाह साहब, ये तो है कि आगे इसका विस्तार तो होना ही होना है। आप 10 साल 20 साल 30 साल बाद निश्चित रूप से जब हम एक बार एक लक्ष्य को पा लेते हैं स्मार्ट सिटी बनाने को, तो उसका और विस्तार होगा, तो नए नए शहर भी उसमें शामिल होंगे। तो इसलिए ये संभावना हमेशा रहती है। एक और हमारे श्रोता है जो अपनी बात इन्होंने लिखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कानपुर से श्रोता हमें लिखते हैं कि जो फुटपाथ पर एनक्रोचमेंट होती है, अतिक्रमण होता है, उसमें चाट वाले, ठेले वाले या चाय वाले या इस तरह के सब्जी वाले जो सड़कों पर फुटपाथ पर दुकानें लगा लेते हैं, बहुत सारे और तरह के लोग, उसकी वजह से सारा ट्रैफिक जो है बाधित होता है। उसका परिणाम क्या होता है कि लोग जो पैदल फुटपाथ पर चल सकते थे वो फुटपाथ की बजाय सड़क पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें उनकी डेथ तक, मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी दिक्कत है एनक्रोचमेंट की, अतिक्रमण की। स्मार्ट सिटी या अमृत के माध्यम से इससे भी हम छुटकारा पा सकेंगे?
जी बिल्कुल, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अक्सर ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे शहर में, ये इसलिए होते हैं कि कोई इनको देखने वाला नहीं होता, ऐसे लगता है जी। हम सोचते हैं कि क्या पुलिस वाला आके इसको ठीक करेगा, अतिक्रमण हो रहा है या कोई फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट हो रहा है तो वो पुलिस वाला आके ठीक करेगा, नहीं, वो शहर के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज़ को ठीक करने की। पुलिस तक बात उसके बाद जाती है, लेकिन उनको जानकारी कैसे पहुंचती है? शहर बहुत बड़े हो रहे हैं, ऑफिशियल्स जो वो कम मात्रा में हैं, वो जानकारी पहुंचाने के लिए एक तो पब्लिक का योगदान है और दूसरा टेक्नोलॉजी का योगदान है। आज हमें सेलफोन के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए भी हम चीज़ों के ऊपर एक तरह से मॉनिटरिंग कर पाते हैं। अगर कहीं से कूड़ा नहीं उठता तो एसएमएस के ज़रिए म्यूनिसिपल कमिश्नर को जानकारी पहुंच जाती है कि यहाँ पर गार्बेज का क्लियरेंस नहीं हुआ। तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। इसलिए आखिर में मुझे ये ज़रूर कहना है कि हमारे स्मार्ट सिटीज़ में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि लेकिन शाह साहब एक बात है कि जैसे आपने ये बात बिल्कुल सही की कि लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाहे वो उसकी फ़ोटो खींचकर या उसके बारे में जानकारी भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे चीज़ें नज़र आती हैं जो सबको पता है। अब एक छोटा सा उदाहरण अगर हम दिल्ली शहर के बारे में ही दें कि दिल्ली शहर में बहुत व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही अलग अलग दिन मंडी और या बाजार लगते हैं, और वो स्थिति ऐसी होती है कि अब अगर बाजार लगने हैं रात को 11 बजे से लगे या 10 बजे से तो शायद कुछ सुविधाजनक हो, लेकिन अगर अब वो शाम के 4 बजे से लगने शुरू होते हैं, जो पीक टाइम होता है, भीड़ भाड़ वाला समय होता है, उस समय सारा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों के आने जाने की असुविधा होती है, यहाँ तक कि ऑटो या टेम्पो वाले आने जाने से मना कर देते हैं, रिक्शे वाले, क्योंकि उसमें से निकल नहीं पाते, कंजेशन हो जाता है ट्रैफिक में। तो अब ये चीज़ें सबको पता है, लेकिन इन चीज़ों पर इच्छा शक्ति कहीं कहीं ये लगता है कि कमी है, कुछ अंकुश नहीं लगा पाते हैं या करना नहीं चाहते, कोई भी वजह हो सकती है उसकी। तो ये दबाव जनमत की तरफ से भी बनना चाहिए और नियम कानून के तहत जो एजेंसीज जुड़ी हुई हैं उनको भी ये ज़रूर इस पर कार्य करना चाहिए ताकि बेहतर एक माहौल शहर में हम दे सकें यहाँ के रहने वालों के लिए। एक जब इस तरह की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि डिमांड भी बढ़ती है, इच्छा होती है कि भाई स्मार्ट सिटी जो 100 बनेंगे, लेकिन क्या हमारा गांव भी स्मार्ट बन सकता है? अब नैन्सी सिंह है वो कहती है कि गाँव को भी स्मार्ट सिटी बनाइए, प्रधानमंत्री को उन्होंने ये पत्र लिखा है। बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की सोच वो रखती हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे गांव स्मार्ट बनेंगे अगर हम स्मार्ट शहर बनाते हैं तो, और शायद स्मार्ट शहर को देख के गांव वाला भी सोचेगा कि मैं अपना गांव स्मार्ट बनाऊं। इसलिए इसमें फिर से वही बात आती है कि पब्लिक की जागरूकता और पब्लिक को शामिल होना है इस पूरे प्रोसेस में। जब पब्लिक अवेयर होगी, जब पब्लिक डिमांड करेगी, तो वो शहर हो या गांव हो, उसका परिवर्तन जरूर होगा। शाह साहब एक बात तो है कि अगर गांव को स्मार्ट बनाना है तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं है, शहरों में बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। तो अगर गांव के लोग ही चाहें तो भी अपने स्तर पे ही वो अपने गांव को, और बहुत सारे गांव ऐसे लोगों ने बनाए हैं जहां हर घर में शौचालय है, कोई भी बाहर नहीं जाता। इसके अलावा वहां पर साफ सफाई बहुत अच्छी है, स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, सड़कों पे खड़ंजा या इस तरह की चीजें होती हैं, कहीं कूड़ा कचरा इधर नजर नहीं आता। तो ऐसे तो बहुत सारे गांव के स्केल पे परिवर्तन बहुत जल्दी आ सकता है, आसानी से आ सकता है, और वहां के लोग अपने ही बूते पर, अपने ही स्तर पर इसको आराम से कर सकते हैं। तो थोड़ी सी कोशिश करने की बात है। आपका गांव जरूर स्मार्ट होगा नैन्सी, लेकिन थोड़ी सी पहल कर लीजिए। इसके अलावा एक मोहाली पंजाब में है, चंडीगढ़ के पास है, साधु सिंह जी हैं वहां पर। वो भी देखिए लिखते हैं कि जो हमने अभी इंक्रोचमेंट की बात की कानपुर के अपने श्रोता के पत्र के माध्यम से, ये भी लिखते हैं कि रिक्शा और रेडी वाले की वजह से यातायात में बाधा बहुत आती है। ये लगता है, मेरा ख्याल है शाह साहब आप बेहतर बता सकते हैं कि इनके लिए भी जरूरी है, रोजी रोटी कमाने का उनके पास वो जरिया है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे क्या निर्धारित किए जा सकते हैं जहां ये लोग हों ताकि यातायात में भी बाधा ना आए, लोगों के आने जाने चलने फिरने में भी असुविधा ना हो, स्मूथ रहे? जी, ये बिल्कुल हो सकता है। और सारी दुनिया में जो एडवांस कंट्रीज़ में भी शहर हैं वो हॉकर्स के लिए स्पेशल जोन्स बनाते हैं या स्पेसिफिक जगहें डिमार्केट करते हैं जहाँ पर वो हॉकर्स खड़े हो सकते हैं। ये हमारे देश में भी पॉलिसी के लेवल पे तो ये हमने सोच रखा है जी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। और ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा कि हमारा जो मैनेजमेंट है शहरों का वो बहुत वीक है, और इस चीज़ को हमें ज़रूर इसको स्ट्रेंथन करना है, और अर्बन मैनेजमेंट और गवर्नेंस पे बहुत जोर दिया जा रहा है।
मुझे तो लगता है हम सबकी ये दिली ख्वाहिश होती है कि हम चाहे लंदन जाएं चाहे पेरिस जाएं, लेकिन घूम फिर के जब हम अपने शहर को आए तो हम ये कहें कि नहीं, हमारा शहर सबसे बढ़िया है। ऐसा शहर हम बना सके। लेकिन ऐसे शहर से जुड़ा हुआ जो गीत है वो हम आपको सुनवाएं, उससे पहले प्रोफेसर शाह, आपका बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं कि आपने समय निकाला और स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि अमृत या हृदय जैसी परियोजनाओं को जो कि शहर के विकास से जुड़ी हुई हैं, आपने हमारे अंदर एक समझ पैदा करने में मदद की है। तो इसलिए आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और श्रोताओं, आपसे ये निवेदन भी हम जरूर करेंगे कि आप जब भी पत्र लिखते हैं मन की बात के सिलसिले में, तो उन मुद्दों के बारे में अगर आप पत्र लिखें तो बहुत बेहतर होगा जो माननीय प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में उठाते हैं। दरअसल होता क्या है कि आपके पत्र हम सब के लिए प्रेरणा बनते हैं और उन विषयों को लेकर अगर आप अपने राय या सुझाव भेजते हैं तो हमें भी मदद मिलती है उन पत्रों को शामिल करने में भी और उस चर्चा को आगे बढ़ाने में भी। तो एक बहुत आसान सा पता है, उसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और उस पते पर अपने पत्र हमें जरूर भेजिए। पोस्ट बॉक्स 111, आकाशवाणी, दिल्ली 110001। और अब आप सबके लिए शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि वाकई लंदन और पेरिस घूमने के बाद हम दिल्ली और अपने शहरों को देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम गर्व महसूस कर सकेंगे कि हमारे देश में भी ऐसे स्मार्ट सिटीज हैं। लंदन पेरिस घूम के देखे दिल भर एक से एक। लंदन पेरिस घूम के देखे दिल भर एक से एक। दिल वालों की दिल्ली में मेरे दिल को लगी है ब्रेक। हुआ दिल दिल्ली वाली का, हुआ दिल दिल्ली वाली का। मुखड़े पे तेरे ऐ दिल पर लाल किले की लाली है। मुखड़े पे तेरे ऐ दिल पर लाल किले की लाली है। जमुना की जैसे लहर चले यूं चाल तेरी मतवाली है, यूं चाल तेरी मतवाली है। चांदनी चौक की चांदनी है तू, दिल भी है तेरा नेक। दिल वालों की दिल्ली में मेरे दिल को लगी है ब्रेक। हुआ दिल दिल्ली वाली का, हुआ दिल दिल्ली वाली का। लंदन पेरिस घूम के देखे दिल पर एक से एक। दिल वालों की दिल्ली में मेरे दिल को लगी है ब्रेक। हुआ दिल दिल्ली वाली का, हुआ
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता